हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल सा एकेडमी पे स्वागत है। तो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है डिस्कशन का वो है कि DSSB में कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है। ठीक है। अभी जो मास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 12 अगस्त को त्यागराज स्टेडियम में, उसको उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और कैसे हमें वहाँ पे जाना है और क्या 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 हमें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है उसका पूरा। तो ये सारा आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बी ऑनर्स इंग्लिश किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। और उसके बाद फिर मैंने एमएड भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो कैसे रहा। कि जब मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 12 अगस्त को था, टीजीटी इंग्लिश का। और अभी भी मैं गेस्ट टीचर में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मतलब वर्क कर रहा हूँ। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन था तो उस दिन तो काफ़ी मतलब एंग्जाइटी हो रही थी और ये भी रह रहा था कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। सबसे पहले वहाँ पे आप सभी को जब मेमोरेंडम आएगा तो उसमें आप सभी का डेट और टाइम वो आपका मेंशन होगा। तो मेरा जो स्लॉट था वो 2 बजे का था। तो लेकिन मैं वहाँ पे बहुत पहले ही पहुँच चुका था क्योंकि आप सभी को पता ही है ना कि जो मतलब एक्साइटमेंट होता है वो किस लेवल का होता है। तो मैं त्यागराज स्टेडियम में 11 बजे के करीब में ही पहुँच गया था और मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो इस वजह से वहाँ पे पहुँच गया कि उनका प्रोसीजर देख के मुझे अपना समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे 11 बजे पहुँचा तो टीजीटी सोशल साइंस को बुलाया गया, मेल को। फिर उसके बाद उनका जो बीच में, जैसे त्यागराज स्टेडियम में हम जाएंगे तो वहाँ पे बैठने का है सिस्टम। तो वहाँ पे बीच में जो है उनका सेटअप लगा रहता है जहाँ पे वो लोग आपको टोकन नंबर और टेबल नंबर ये दोनों अलॉट करेंगे। ठीक है। टेबल नंबर पहले से ही उनका स्केड्यूल रहता है, जो रहता है उनका, उनके पास एक लिस्ट रहती है रोल नंबर के हिसाब से। तो वहाँ पे उन सभी के पास पहले से ही रहता है, वो आपको बस टेबल नंबर आपको एक स्लिप पे लिख कर दे देंगे स्लिप पे, और उसके बाद से आपका टोकन नंबर दे देंगे। फिर वहाँ से हमें जाना होता है अपने टेबल नंबर के पास। मेरा जो टेबल नंबर था वो शायद 58 था, उतना अब तो याद भी नहीं है शायद। तो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो 5 जो लोग हैं वहाँ पे रहेंगे एक टेबल पे, और एक साथ वो 5 जनों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन करते भाई 3 का ही है ताकि बहुत आराम से हो जाए। फिर वहाँ पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने और क्या क्या फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो है फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपका पूरा फिल होना चाहिए। उसमें उसका जो कैसे फिल करना है वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। जब भी आप सब कमेंट्स में बताना कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी 3 कॉपी चाहिए। उसमें होगा कि आप सभी का जैसे जो है ना गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, और वो ओरिजिनल चाहिए तीनों के तीनों। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि आपने एक से साइन करवा लिया एक पे और उसी की फ़ोटोकॉपी डाल दी, नहीं, वो तीनों ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे कि आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है। ये आपका चाहिए। अच्छा, उनके पास ना हमने जो डोजर फिल कर रखा है उनके पास वो ऑलरेडी है फाइल में। ठीक है। तो उनमें हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए हैं वो लोग उसी को ज़्यादातर चेक करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने 10th क्लास की मार्कशीट मांगी, तो मेरे पास तो वही 2012 की CGPA वाली थी। तो वो दिखाया। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है उनको ना पता नहीं होता कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप उन्हें बता देना कि जो भी आपका CGPA आया है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा परसेंटेज आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों चेक करेंगे। फिर आपकी मांगी जाएगी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और इसमें आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका मार्कशीट होगा या जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें ना नाम, आपका नाम और फादर नेम और मदर नेम ये दोनों मतलब सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसकी वजह से भी कई लोगों को डेफिशिएंसी मेमो मिला हुआ है। अच्छा, और ये भी आप कई टेबल पे सुनने में ये भी आया था कि वहाँ पे जो 10th की पासिंग ईयर है, ठीक है, वो 15 कंसीडर कर रहे हैं या उससे थोड़ा सा पहले। तो अगर आपकी 10th पासिंग ईयर जो है वो 15 ईयर्स पे है तो ठीक है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा।
फिर वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चेक करेंगे और डिग्री। अगर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, जिनके पास ऑनर्स की डिग्री है, तो वो लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चेक करेंगे, जिसमें जो सबसे जो डिस्कशन वाला कॉन्सेप्ट है वो है कि आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ऑनर्स वालों के लिए जो सेकंड सब्जेक्ट है वो 1 ईयर मतलब एक सेमेस्टर भी पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन याद रखना उसमें लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए और वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर आपने ऑनर्स भी किया होगा तो भी आपका एक सेमेस्टर भी होगा ही। तो ये है सेकंड सब्जेक्ट का। ठीक है, वहाँ पे आपको ये नहीं घबराना कि मेरा मतलब जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने मैथ्स पढ़ा है, फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ा है, तो वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है वो कि तुम्हें मतलब एक ही साल दोनों पढ़े होने चाहिए या तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इसके रिगार्डिंग भी अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसके पास है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिसके पास सेमेस्टर वाइज है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से मार्कशीट आपका चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिग्री चेक करेंगे। फिर आता है आपका बीएड की मार्कशीट और डिग्री। तो बीएड की मार्कशीट आपको दोनों साल की चले चाहिए उनको। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंसोलिडेटेड ही होगी, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। फिर बीएड की डिग्री, बीएड की डिग्री अब जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनमें क्या होगा कि वो ना मतलब जैसे कि आपको अगर कॉलेज से नहीं मिला तो आप ऑनलाइन भी आराम से निकलवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको आई थिंक 700 के करीब पे करना होगा और उससे आपको ऑनलाइन डिग्री मिल जाएगी और वो आपका पूरा वैलिड होगा। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो मैंने बताया कि 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसके बाद से डिग्री, बीएड की मार्कशीट और डिग्री। उसके बाद आपका आता है सीटेट का मार्कशीट यानी मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट, ये दोनों होना चाहिए आपके पास। प्लस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आजकल वो है एनसीटी का सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीटी की वजह से उन्होंने बहुत लोगों को मतलब डेफिशिएंसी मेमो दिया है। तो आप ऑनलाइन, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने का। ऑनलाइन आप इसे अप्लाई करो और वहाँ से बनकर वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, एनसीटी का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना उसके लिए वो मतलब बहुत बहुत कैंडिडेट्स को वहाँ पे डेफिशिएंसी मेमो मिला था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक आधार मतलब एड्रेस प्रूफ, वो आपका आधार कार्ड चल जाएगा, उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद आपका आता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे एससी एसटी ओबीसी, तो एससी एसटी का तो मतलब उनका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो ओरिजिनल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है ओबीसी का। तो ओबीसी में जिसका एनसीएल का है, एनसीएल का जिसका प्रॉब्लम है, उन्हें एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करवा के फिर ला के दे देंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो ये रहा पूरा उसका। और वहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वो भी टीचर्स ही होते हैं और मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के होते हैं, तो वो काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर आप उन्हें समझाएंगे अच्छे से तो वो समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था पूरा वहाँ का प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। उसके बाद वहाँ पे वो आपसे कुछ अंडरटेकिंग भी लिखवाएंगे, साइन करवाएंगे, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, फिर से राइट थंब हैंड इम्प्रेशन, ये सारा आपका होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं मिली तो आपको वो मेडिकल लेटर के लिए रेफ़र कर देंगे और उसको उसकी उसी दिन आपको हाथों हाथ ही मेडिकल लेटर मिल जाएगा और आपको मेल पे भी आ जाएगा कि आपका जो मेडिकल है वो इससे पहले होना चाहिए। जैसे मेरा मिला हुआ है कि मुझे 30 अगस्त से पहले अपना मेडिकल करवाना है। तो ये था पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का DSSB का। तो आप अगर अभी भी कोई डाउट है जो, तो आप सभी मतलब पूछ सकते हैं, उसके लिए आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।